सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रविंद्र बंसल और स्वागत है आप सभी का कॉमर्स इंस्पिरेशन पे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर 1 से 15 तक इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ किए थे और आज हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो एमसीक्यूज़ की सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को 250-300 के समथिंग एमसीक्यूज़, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। CGL, CPO, CHSL और साथ ही नेट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आइए तो आज की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, एकाधिकार, एक क्रेताधिकार, अल्पाधिकार और द्विक्रेताधिकार। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकाधिकार। एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो एक होता है, ठीक है, तो ये एक अधिकार की स्थिति हो जाएगी। एक रताधिकार में जो क्रेता होता है वो एक होता है और विक्रेता अनेक होते हैं। तो 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अल्पाधिकार में क्या होता है, क्रेता भी कम होते हैं और विक्रेता भी कम होते हैं। द्विक्रेताधिकार में क्या होता है कि दो क्रेता होते हैं उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस में आ चुका है, बट उसके अंदर ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए थे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। तो बात करते हैं मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या होता है। देखिए, मजदूर की वास्तविक आय का मापदंड होता है मजदूर की आय की क्रय शक्ति, उसकी क्रय शक्ति क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, आर्थिक लगान से क्या आशय है। देखिए, लगान जो लगाया जाता है वह भूमि के उपयोग के ऊपर लगाया जाता है। भूमि को आप उपयोग करते हो, जैसे रेंट के ऊपर उपयोग करते हो, कृषि के लिए उपयोग करते हो, तो उस स्थिति में लगान लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग। देखिए, यदि अगर घटिया वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो जो उपभोक्ता होता है वो दूसरी वस्तु को परचेज करेगा, ठीक है, जो उसके स्थानापन्न वस्तु होगी उसको परचेज करेगा। तो देखिए, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग के अंदर भी गिरावट आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र डाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं। चारों ऑप्शन हमारे पास गिवन है। सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच सीधा संबंध, पण्य का मतलब यहाँ पर वस्तु से होगा। सेकंड ऑप्शन गिवन है, सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के सतत संबंध, सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध। देखिए, सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम का मतलब होता है अपोजिट संबंध, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी थर्ड हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, किसी वस्तु की पूंजीगत उत्पाद अनुपात द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। बात करते हैं अगर पूंजीगत उत्पाद अनुपात की, तो देखिए 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्पादन की प्रति यूनिट लागत का, उत्पाद के प्रति यूनिट निवेशित पूंजीगत राशि का। देखिए, बात अगर पूंजीगत उत्पाद अनुपात की है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उत्पाद के प्रति यूनिट निवेशित पूंजीगत राशि का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगी। 4 ऑप्शन हमारे पास इसमें गिवन है। सीमांत सामाजिक हित लाभ से सीमांत सामाजिक लागत को, बाजार मांग से बाजार आपूर्ति को, सीमांत लागत से सीमांत लाभ को, सीमांत लागत से राजस्व को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सीमांत लागत से सीमांत लाभ को। क्वेश्चन नंबर 23, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता।
देखिए परिवर्तन हो सकता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन हो। संतुलन की स्थिति में बाहरी कारक में परिवर्तन होने से इसके अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के जरिए अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड गिवन है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म है, चार ऑप्शन गिवन है, जिसे उच्च मजदूरी पर फर्मों को किराए पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, जो ब्याज कमाने के लिए नई पूंजीगत माल का उत्पादन करती है। ऑप्शन फोर है, जो सततः नवाचार द्वारा होने वाले नुकसान से बचाती है। देखिए अगर बात करते हैं उद्यम योग्यता श्रम की, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है। उद्यम का मतलब ही उत्पादन प्रक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतरण आय। देखिए अंतरण आय को हम विकल्प लागत भी बोलते हैं, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, को अन्यथा क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है पहले से विकल्प अपॉर्चुनिटी लागत, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अगर हम किसी मार्केट में जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज करने के लिए जाते हैं और हमारे पास एक ही वस्तु परचेज करने के पैसे हैं, तो हमको वो दुकानदार एक से ज़्यादा वस्तु दिखाता है, और यदि हमें दो वस्तुएं पसंद है और हम एक ही वस्तु को परचेज कर सकते हैं, तो परचेज की हुई वस्तु की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वह दूसरी वस्तु होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। देखिए किसी वस्तु की मांग जो होती है तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। क्या क्या होती है? उपभोक्ता की इच्छा पर, खर्च करने की इच्छा पर, खरीदने की शक्ति पर। तो अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो वह खरीदने की शक्ति होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीदने की इच्छा नहीं, उपभोग करने की इच्छा से मतलब है इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे इसमें गलत है, ठीक है। कर नीति और विज्ञापन इसमें आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 27 क्वेश्चन नंबर, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए सट्टा एक अलग चीज़ होती है, आप जानते हो। अंतर्पणन, बंधक और प्रतिरक्षा। देखिए अगर संपत्तियों की रक्षा की अगर यहाँ बात है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्तियों की प्रतिरक्षा, संपत्तियों की रक्षा हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, संतुलन कीमत का अर्थ है, चार ऑप्शन गिवन है, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत, उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित कीमत, लाभ को अधिकतम करने के लिए निर्धारित कीमत। देखिए संतुलन कीमत का जो डेफिनेशन दी थी वह मार्शल ने दी थी, तो इसके अंदर मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत ही हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। मांग डिपेंड करती है पूर्ति पर और पूर्ति डिपेंड करती है मांग पर, दोनों ही एक दूसरे के प्रति होते हैं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होती है। देखिए इसके अंदर तीन कंडीशन बनती है, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता वहाँ पर शून्य होती है। तो देखिए सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिकतम होगी। और जो इसका थर्ड पॉइंट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता माइनस के अंदर होती है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तीनों ही पॉइंट समझ में आए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निवेश किसके बराबर होता है? सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग, सभी पूंजी परिसंपत्तियों में से टूट फूट घटाने के बाद उनका सकल योग, संयंत्रों यंत्रों और उपस्कर का स्टॉक, उपरोक्त में से कोई नहीं। निवेश किसके बराबर होता है? निवेश की अगर बात की जाए तो वह पूंजी संपत्तियों से उसका आशय होता है, उसके अंदर से हम टूट फूट वगैरह जो भी नुकसान हमारा होता है उसको हम लेस नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।